आप सब पर सलामती हो। ख्वाजा जावेद अख्तर का लिखा हुआ है, झूठ पर झूठ बोले जाते हो, कुछ कमी रह गई है शान में क्या। जिक्र मेरा जरूर आएगा वरना रखा है दास्तान में क्या। जो मुखालिफ थे साथ है मेरे, कुछ कशिश है मेरी जबान में क्या। थक गए हैं पुकारने वाले, कोई रहता नहीं मकान में क्या। बोलना है तो जोर से बोलो, फूंकते हो हमारे कान में क्या। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, किसी को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी जारी है, लेकिन उस गिरफ्तारी के पीछे मकासद क्या हैं और कितनी देर के लिए वो गिरफ्तारी मकसूद है, इस ज़िमन में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सज़ा हो सकती है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि साइफर क्या था और उसमें क्या खेल खेला गया, ये अब कोई राज नहीं रहा। साबिक वज़ीर आज़म का खेल तो कामयाब ना हो सका, लेकिन मुल्क, मईशत और इदारों को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुंचाया गया वो संगीन है। उनका कहना था कि साइफर साबिक वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। बेदरेग तरीके से कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफर इस्तेमाल किया गया। वफाकी हुकूमत ने यह मामला FIA को भेजा था। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब देने के बजाय तलबी को चैलेंज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ख़त्म हुआ। उनका कहना था कि क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए साइफर का मामला FIA को भेजा और साइफर मामले की तहकीकात मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगी। साइफर का मामला ज़ेरे तफ्तीश है और इसमें अहम गवाह आ चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सामने आया। आज़म खान साहब के बयान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराया है। आज़म खान के बयान से वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया और FIA ने साइफर के मामले पर चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया। एक सवाल उनसे किया गया। वज़ीर कानून का कहना था कि आज़म खान का बयान ऑफिशियल सीक्रेट नहीं और ना ही उसकी कॉपी लीक होने का मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने बताया कि ज़ाती मकासद के लिए सिफारती दस्तावेज को गुम किया जाए तो उस पर उम्र कैद और उससे ज़ायद सजाएं भी हैं। साइफर को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो 14 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन गलती से अगर कोई साइफर जैसा इशू हो तो 2 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर कानून का कहना था कि मुशर्रफ हमला केस में तय हुआ था कि मखसूस हालात में सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक फुल कोर्ट का पहले से फैसला मौजूद है। 2015 में 17 जजेस ने सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल के हक में फैसला दिया था। उनका कहना था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D के तहत सिविलियंस का मखसूस हालात में फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। माजी में भी फौजी अदालतों में केस चलाए गए। आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है और दूसरी तरफ की कहानी क्या है, ये एक तरफ की है कि एक शख्स को दबाने की कोशिश की जा रही है और वो सारा मंजरनामा वज़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इस केस की इंक्वायरी 2018 से चल रही थी और इसका रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। नैब ने शहबाज शरीफ साहब को सितंबर 2020 में इस केस में गिरफ्तार किया और केस में नामजद तमाम मुल्ज़िमान पर नवंबर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई। इस केस में शहबाज शरीफ साहब को अप्रैल 2021 और हमजा शहबाज को फरवरी 2021 में जमानत पर रिहाई मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान ने इस केस में बर्रियत के लिए दरखास्तें दायर की थी। नैब की जानिब से इस केस में कोई सबूत नहीं पेश किया गया और नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने भी तस्दीक की थी कि केस में कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने मां सिवाय एक के तमाम मुल्ज़िमान को केस से बरी कर दिया। वो मां सिवाय एक कौन है? मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में राबिया इमरान इश्तिहारी हैं और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि उनके जो हस्बैंड इमरान हैं वो भी मफरूर हैं और राबिया इमरान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। ये है मौजूदा सूरत हाल।
एक तरफ नैब के केसेस बनते हैं, साल हर साल चलते हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, गिरफ्तारियां अमल में आती हैं, पाबंदे सलासिल रखा जाता है, और फिर नैब तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो अदालत के अंदर ये बयान दे देता है कि हमारे पास तो हकायक मौजूद नहीं है। तो नैब के ये केसेस किस हद तक मुस्तनद हैं, उसकी बाज़पुरस किससे की जाएगी? बसूरत दीगर ये मान लीजिए कि जो भी बरसरे इक़्तिदार है वो नैब को अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे चलाता है। मुखालिफिन पे केसेस बनते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, और अगर केसेस से बचना है तो फिर बरसरे इक़्तिदार आना ज़रूरी है। इस सब से जुदा मुल्की हालात ये हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात पे वज़ीर पेट्रोलियम को भी आगाह किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें देखिएगा कि उन्होंने नुक्ता क्या उठाया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40 रखी, जो मंजूर नहीं है। इससे भी अलहदा एसोसिएशन ये कहती है कि ईरान और स्मगल शुदा पेट्रोल से हमारी सेल 30% गिर चुकी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी को बंद रखा जाएगा। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि मुआशी निज़ाम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। डॉलर पाकिस्तान से बैरून मुल्क किस तरीके से स्मगल होता है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटीज किस हद तक फ़ाल है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान के ऊपर अफराते ज़र की किस हद तक दबाव की वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किस हद तक जवाल पजीरी की जानिब गामजन है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। मफलूकुल हाली की वजह से लोग जिंदगी से तंग हैं और जिंदगी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। सिर्फ 2 जुमले कहे जाते हैं, अपनी सियासत चमकाई जाती है। गरीबों के लिए यहां पे कुछ नहीं है, गरीबों के लिए यहां पे कोई फैसले नहीं है। अगर कोई फैसला है तो अमीरों के लिए। माजी की हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, अमीरों को सैकड़ों अरबों रुपए के कर्जे दिए गए और सिफर शरह सूद के ऊपर कर्जे दिए गए, और उसका केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बंद करके रख दिया, बाज़पुरस तक न की। और अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ मुसल्लत किया जा चुका है, जब अवाम के ऊपर नए टैक्सेस का नफाज किया जा चुका है, जब अवाम अफराते ज़र की वजह से परेशानी में मुब्तला है, जब अवाम को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, ऐसे ही वक्त में अमीरों के लिए कोई हौसला अफजा खबर सुनने को मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करना गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को भी गैर आईनी करार दिया, और सेक्शन 4C के हवाले से अदालत ने अपने तफसीली फैसले में वजाहत की है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुनाया और अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर कर लीं। दरखास्त गुजारों की जानिब से बड़े बड़े वकील किए गए। सलमान अकरम राजा साहब, अदनान हैदर रंधावा साहब और दीगर ने केसेस की पैरवी की, और सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कलअदम करार दे दिए। सुपर टैक्स असल में है क्या? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में सुपर टैक्स का निफाज किया गया था कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए, IMF की डिमांड के ऊपर टैक्स कलेक्शन में इजाफा करने के लिए हमें अपना महसूलात का हदफ बढ़ाना है, और महसूलात के हदफ को बढ़ाने के लिए तरीकाकार ये वजह किया गया कि बड़े बड़े जो कारोबारी इदारे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे आम टैक्स के अलावा, जो उनका इनकम टैक्स है उसके अलावा सुपर टैक्स का निफाज कर दिया गया कि जो अरबों रुपए कमाते हैं वो सुपर टैक्स की अदायगी करेंगे, और इसे 1 साल के लिए नाफिज किया गया। जुज़वी तौर पे इसका निफाज किया गया और मुल्की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किया गया। PDM की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और PDM ने अब जो बजट पेश किया है उसमें सुपर टैक्स के निफाज को आगे बढ़ाने की फिर से बातचीत की गई है, और कहा गया है कि सुपर टैक्स को नाफिज किया जाएगा। PDM की हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात के ऊपर काम नहीं किया, टैक्स बेस को बढ़ाने के ऊपर काम नहीं किया, नए लोग टैक्स के नेट के अंदर लाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि नॉन टैक्स और नॉन फाइलर्स के ऊपर छूट ये दे दी गई कि अगर कोई टैक्स दहिंदगान 50,000 रुपए टैक्स अदा करता है तो आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए अदा करना पड़ेगा, और वो खुशी खुशी अदा करने को राजी हो गए। जबकि टैक्स नेट को जिसके अंदर आपको दीगर अफराद को लाना था, आपने उससे कता नजर और सरफे नजर किया, इस वजह से कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े लोग जो हैं वो टैक्स से बचने के लिए अपने लोगों के नाम पे, अपने मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट्स खुलवाते हैं, उन्हीं के नाम पे कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं और उनको नॉन फाइलर रखा जाता है, और उन्हीं से फिर चीज़ें खरीदी जाती हैं। और अब की बार वही लोग उठे हैं, अदालत में गए और अदालत ने उनका कहा मान लिया।
लेकिन पाकिस्तान में एक आम फर्द के लिए क्या सहूलत है? पाकिस्तान में आम अफराद के लिए बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन है? या वो क्या देख सकता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए उसे मंजरनामा क्या दिखाई देता है? खबर यह है कि हासिलपुर शहर में मियाँ और बीवी ने मिल के पहले दोनों बच्चियों को जहर दिया, उनको मारा, फिर खुद भी जहर पिया। किराए के मकान में रहते थे। काम ना मिलने की वजह से पिछले 3 माह से मकान का किराया नहीं दिया। बच्चों ने दूध लाने की जिद की, बच्चों को मारने के बाद अपने आप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद हैं? क्या उनकी मौत का जिम्मेदार ये रियासत है? क्या उनकी मौत की जिम्मेदार ये हुकूमत है कि जो कारोबार के मौके फराहम ना कर सकी, जो नौकरियों के लिए मंजरनामा वज़ा ना कर सकी, जो 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब के लिए इकदामात ना उठा सकी, कि उसके बच्चों ने भूख के लिए सताया तो भूख उस शख्स के दिमाग पे सवार हुई और उसने बच्चों का खात्मा और अपना खात्मा ही इस सारे मंजरनामे में एक बुनियादी हल देखा। और वो हल जो कर गुजरा तो वो कितने लोगों के ऊपर सवालिया निशान छोड़ के गया। अब दूसरी तरफ देखें तो बहुत से लोग बयानबाजी ये करते हैं कि हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन कर दिया है, हमने मुल्क को एक ऐसा मंजरनामा वज़ा कर दिया है कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाया है और मुआशी पहिए को चलाया है, हमने मुल्क के अंदर बेहतरीन सियासत को फ़रोग़ दिया है, हमने मुल्क के अंदर मईशतनामे को बेहतर करने के लिए मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दी है, मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ दी है, पुरानी रंजिशों को भुलाया है, बगलगीर हुए हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी सियासत का सौदा किया। कौन सी सियासत का सौदा आपने कर दिया? सारे केसेस आपके खत्म होते रहे, आपकी वापसी बरसरे इक़्तिदार आने के रास्ते सारे हमवार होते रहे, आप दूसरों को दबाते रहे और अपनी सियासत चमकाते रहे। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो आजमाया हुआ इंजन है जो मुल्क को ट्रैक पे डाल देगा। मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। आपका कहना बनता है भाई, अपने खानदान के तमाम मुकद्दमात बरी हो चुके हैं, मुल्क को ट्रैक पे आपने डाल दिया। डॉलर 250 से 280 तक ले जा चुके हैं क्योंकि मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। महंगाई 12% से 35% पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। पेट्रोल 150 से 260 पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। एयरपोर्ट और सड़कें गिरवी रखवा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। शराय तरक्की 6% से 0.4% पे लाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। मीडिया में जबाबंदी करवा के अपने मुखालिफिन को दबा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। तामीरात की सनत का भट्टा बिठा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। बिजली के बिलों में टीवी फीस के बाद रेडियो फीस की सिफारिश करके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। बिजली का फी यूनिट 18 रुपए से 50 रुपए तक ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। नौकरियां ना देने का दूसरों को ताना देते देते अपने दौर में बेरोजगारी उरूज पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। दूसरों के दौर में मुल्क से बाहर जाने वालों पे सियासत करने और अपने दौर में बाहर जाने वालों को क्रेडिट के तौर पे पेश करने से आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते अपनी प्लेइंग फील्ड बनाकर आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। अगर यही ट्रैक पे डालना है तो नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा इंजन, नहीं जरूरत किसी भी ऐसे ट्रैक की, नहीं तलब ऐसी तरक्की और खुशहाली की। माफ कीजिए, रहम कीजिए, बख्श दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।